हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। और आज के सेशन में इंग्लिश का जो सेशन है उसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जिस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में कोई स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का सेक्शन इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए, हर एग्जाम में 10 से 15 और कुछ एग्जाम्स में तो 15 से 20 क्वेश्चन तक भी इंग्लिश के सेक्शन से पूछे जाते हैं। मेजर रोल जो यहाँ पर रहता है वो रहता है ग्रामर और वोकैबुलरी का। इन दोनों सेक्शंस को अगर आप अच्छे से कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वही मिक्स क्वेश्चंस आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, एक टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ईडियम का डायरेक्टली मीनिंग बताना होता है। तो क्वेश्चन है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब आपको यहां पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से कोई एक इसका सूटेबल मीनिंग होगा। जब हम ऐड इंसल्ट टू इंजरी करते हैं, इंजरी का मतलब कोई चोट लग गई है, उसके साथ कोई इंसल्ट भी ऐड की जा रही है, तो इंजरी पहले से ही अपने आप में बुरी चीज है, राइट। उसके साथ और अगर इंसल्ट हो जाए तो वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो बद से बदतर जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं या पंजाबी में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर होगा, ठीक है। अब ऑप्शन से वही ढूंढ लेते हैं, जैसे टू वाउंड फिजिकली, किसी को फिजिकली चोट पहुंचाना। टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, ठीक है, किसी को मनाने के लिए बहुत काम करना, ठीक है, नहीं। टू मेक फन ऑफ समवन, तो ये भी नहीं है, मजाक की बात नहीं हो रही है। टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है, किसी चीज को और खराब कर देना। तो डी ऑप्शन सबसे सूटेबल है, राइट। टू मेक समथिंग वर्स, राइट। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि हमने पंजाब मास्टर कोर्स 4.0 लॉन्च कर दिया है। इसमें ऑलमोस्ट पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक रहती है। बैच ड्यूरेशन, लाइव क्लासेस जो आपको मिलेंगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, वो 4 महीने तक रहती है। एग्जाम ओरिएंटेड MCQs भी हैं, वीकली सेक्शनल टेस्ट भी हैं और डाउट सॉल्विंग भी रहता है। प्लस बाइलिंगुअल ये बैच रहेगा, पंजाबी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो, इसकी क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूं मैं। जो 11 to 1 स्लॉट है उसमें मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी। 1 to 2:30 जो है वो ये स्लॉट्स रहेंगे, ये सब्जेक्ट्स चलेंगे आपके। और 3 to 4:30 ये आपका कॉम्पोनेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग जो है वो 11 to 4:30 रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, इसमें एक पार्ट अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। इसकी जगह पर ऑप्शन से कोई एक पोर्शन आपको चूज करना है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। तो मैंने एक जो ग्लव्स थे मेरे, उनमें से एक जो है मैंने कार में ड्रॉप कर दिया है, भूल गया हूं। ये कह रहा है कि यहां पर वन की जगह पर या तो एनी लगाना है या द लगाना है या फिर एन लगाना है या फिर वन ही करेक्ट है, इसको नो इंप्रूवमेंट के साथ आंसर कर दो, ठीक है। तो आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स, एन तो आ नहीं सकता, ठीक है। एन आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, राइट। एन ऑफ माई ग्लव्स वो तो आंसर नहीं है। तो फर्स्ट थिंग जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। द ऑफ माई ग्लव्स डजंट मेक सेंस। एनी ऑफ माई ग्लव्स, ग्लव्स होते हैं 2, एनी यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो पहला ये पोर्शन भी गलत हो गया, तो वी विल गो विद नो इंप्रूवमेंट। वन जो है वो कई बार एडजेक्टिव का काम करता है और कई बार नाउन का काम करता है, तो यहां पर आप इसलिए वन को रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है जी। तो आंसर रहेगा नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप का क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको कुछ फ्रेज दे दिया जाता है और उसको आपको वन वर्ड से रिप्लेस करना होता है। जैसे यहां पर दिया गया किलिंग ऑफ वंस मदर, इसके लिए कौन सा एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पैट्रिसाइड है, मैट्रिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है या फिर रेजिसाइड है, ठीक है। आपको 4 में से एक चूज करना है। तो यहां पर जो सही आंसर है दैट इज मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड फादर के लिए होता है, इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु के लिए होता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। रेजिसाइड जो है वो किंग के लिए होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो बी ऑप्शन यहां पर सबसे सूटेबल है। मैट्रिसाइड मीनिंग क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस मदर, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड करके एग्जामिनर पूछ रहा है कि किसी एक पार्ट में एरर है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखो, पहला ऑप्शन यहां पर, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। मतलब हम सारे लोग बिजी थे, इसीलिए हमें आउटिंग को जो है वो कैंसिल करना पड़ा। यहां पर जो नॉट विद स्टैंडिंग है, इसका मीनिंग होता है डजंट सपोर्ट। क्या होता है? डजंट सपोर्ट। एक पार्ट का जो मीनिंग हम ये लेकर के चलते हैं, वैसे तो इसके कॉन्टेक्चुअली अलग अलग मीनिंग निकाले जा सकते हैं, बट एक मीनिंग जो हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई है कि वी वर ऑल बिजी, इट डजंट सपोर्ट, ठीक है, दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। यहां पर मीनिंग क्या होना चाहिए? बिकॉज, ठीक है, वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, ठीक है, या फिर दैट्स वाई। इस टाइप का कोई मीनिंग या कोई वर्ड आना चाहिए। यहां पर आ रहा है ऑल बिजी दैट वीकेंड, हो सकता है कैंसिल द आउटिंग, इसमें तो कोई एरर नहीं है। वी हैड टू में भी कोई एरर नहीं है, राइट। तो आंसर किस में निकला? ए ऑप्शन में निकला। नॉट विद स्टैंडिंग को हटा दो, ऑल बिजी दैट वीकेंड, ठीक है, इस तरीके से कर दो। या फिर अगर और अच्छे से करना है तो बीइंग बिजी, इस तरीके से कर दो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ। फर्स्ट पार्ट में एरर है, आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो ए आंसर रहेगा भाई। 5th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो, ये है सीधा सीधा आपके पास सिनोनिम का क्वेश्चन। आपको एक वर्ड दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको सिमिलर वर्ड चूज करना है जिसका मीनिंग इस वर्ड से मिलता जुलता हो। जैसे लिविड, लिविड का मीनिंग क्या होता है? एंग्री। लिविड का मीनिंग क्या होता है? एंग्री होता है, गुस्से वाला। अब यहां पर देखो, फ्यूरियस गुस्से वाला है, माइल्ड जो है वो सॉफ्ट के लिए यूज करते हैं या काइंड के लिए यूज करते हैं, टिमिड जो है वो कॉवर्ड के लिए यूज करते हैं, कायर कोई पर्सन होता है, और लाइवली जो है खुश दिल के लिए यूज करते हैं। तो जो सिनोनिम होगा वो क्या बन जाएगा? फ्यूरियस बन जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? एक बार बता दो। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी लेवल के पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी पंजाब मास्टर कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। देखो, दिस पार्ट ऑफ द सी ब्लैंक स्पेस विद शार्क्स, ठीक है, मतलब इस पार्ट ऑफ द सी में शार्क्स बहुत ज्यादा है, हम ये समझ सकते हैं। पहला है सफाइसेस। सफाइस होता है नॉर्मली जब हम सफिशिएंट की बात करते हैं, कोई चीज सफिशिएंट है, इनफ है। क्राउड्स मतलब भीड़ है, हो सकता है। एक्सपैंड्स तो नहीं होगा, एक्सपैंड्स विद शार्क्स नहीं, वो यूज नहीं करेंगे। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो शार्क्स बढ़ा तो नहीं रही है, राइट, वो मीनिंग गलत हो जाएगा। टीम्स, टीम्स का मतलब होता है फिल्ड विद। क्या होता है? फिल्ड विद, मतलब ये पार्ट जो है समुद्र का, ये जो हिस्सा है वो शार्क्स से भरा हुआ है। अब देखो, क्राउड्स और फिल्ड विद, इन दोनों में से आपके पास दो कौन सा जो है ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है? तो मेरे हिसाब से जो यहां पर सबसे सूटेबल ऑप्शन है दैट इज डी, बिकॉज क्राउड्स का मतलब है भीड़, और भीड़, क्राउड जो है वो नॉर्मली हम लोगों के लिए यूज करते हैं, वो एनिमल के लिए यूज नहीं करते हैं। वहां पर जैसे हर्ड यूज कर लेते हैं, राइट, इस तरीके से यूज कर लिया जाता है। तो बेटर ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। टीम्स यूज करेंगे, टीम्स का मतलब क्या होता है? फिल्ड विद। डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है भाई आपके एग्जाम में कि आपको मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना होता है, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग में कोई गलती है, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं, बड़े सिंपल है। अगर आपने ये वर्ड्स पढ़े हुए हैं और इनकी स्पेलिंग एक बार भी देखी हुई है जीवन में तो आप आंसर कर देंगे, बट अगर नहीं पढ़े तो वही दिक्कत आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी। देखो, अराइवल, अराइवल में अगर हम बात करें तो VAL आता है,
राइट, सीरियस बिल्कुल ठीक है, मॉडर्न बिल्कुल ठीक है, अपलॉज बिल्कुल ठीक है। तो जो सही ऑप्शन रहेगा दैट विल बी अराइवल। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एक बार बता दो। सॉरी। और इस पीपीटी को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलना है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये है वर्ड लैविश। लैविश का बताना है आपने एंटोनिम। देखो एंटोनिम होता है ऑपोजिट। क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, एक वर्ड जो क्या है, ऑपोजिट है। तो यहां पर लग्जूरियस एक वर्ड दिया गया है। ठीक है, लग्जूरियस तो सेम होगा, लैविश का मीनिंग भी लग्जूरियस ही होता है, एक्सेसिव बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लैविश भी बहुत ज्यादा हो सकता है, सिनोनिम है। फ्रूगल होता है जब कोई इकोनॉमिकल कोई बात करे, मतलब कम खर्चे की बात करे, ठीक है, सेविंग की बात करे, तो उसके लिए फ्रूगल यूज करता है। टाइनी होता है कम, तो ये सेंस नहीं बना रहा है। बेटर ऑप्शन जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज इकोनॉमिकल, फ्रूगल। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा एज एन एंटोनिम। ठीक है, तो लैविश का मतलब क्या था, कोई चीज जो बहुत महंगी है, जिस पर ज्यादा खर्च किया गया है। ठीक है, और यहां पर जो आपके पास आंसर रहेगा दैट विल बी, हाँ जी क्या रहेगा, फ्रूगल। ठीक है, एंटोनिम की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपको यहां पर एक अंडरलाइन पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा आ सकता है। अगर ये ठीक है तो नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन कई बार दिया रहता है, जो कि नहीं दिया गया है, तो बस फिर आप क्या चूज करेंगे, इन 4 में से कोई एक। ठीक है, नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड। ठीक है, बरो अंडरग्राउंड मतलब या तो रहते हैं या फिर सोते हैं, खाते पीते हैं, कहां रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, बस ये समझना है। अक्रॉस द डेज मतलब दिनों में, एंड कम आउट ओनली एट नाइट। कम आउट ओनली एट नाइट, रात को वापस आते हैं। ठीक है, सिर्फ रात को वापस आते हैं। बताओ, अब यहां पर है, अगर इस सेंटेंस को हम बिल्कुल करेक्ट मान लें तो यहां पर नाइट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नाइट्स, क्योंकि यहां पर डेज है तो यहां पर नाइट्स होना चाहिए था। अब नाइट्स दिया नहीं गया तो नाइट के अकॉर्डिंग डे ढूंढो। यहां पर है विद इन द डेज, यहां पर बिटवीन डेज, यहां है ड्यूरिंग द डेज, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहली सिचुएशन, एलिमिनेशन करने का तरीका। दूसरा, अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द डे की बात हो रही है, मतलब दिन के दौरान। बिटवीन डेज नहीं होना चाहिए कि ऐसे मंडे ट्यूसडे या वेंसडे के बीच में। ठीक है, इस तरीके से नहीं है, मीनिंग वो गलत हो जाएगा। तो दिन के दौरान तो जो है ये अंडरग्राउंड रहते हैं, रात को बाहर आते हैं। सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा है विद इन द डेज, फिर से वही सेम मीनिंग बिटवीन डेज वाला आ जाएगा। तो डेज वाला ऑप्शन इसीलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया। आंसर जो रहेगा दैट विल बी डी ऑप्शन। क्यों रहेगा वो मैंने समझा दिया, कि दिन की बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है, उनकी डेली हैबिट बता रहा है। ठीक है, चलो, तो आपको यहां पर जो सेंटेंस को करने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, यार इसका मीनिंग क्या निकल रहा है और कौन सा सबसे सूटेबल ऑप्शन रहेगा। देखो ये है, ही इज वेरी इंपल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीजन। ये अंडरलाइन जो है ये ईडियम है, इसका आपको यहां से मीनिंग बताना है। देखो विदाउट राइम और रीजन, रीजन तो आप समझ गए होंगे, रीजन से मैच कर लो। ठीक है, रीजन यहां है, यहां नहीं है, यहां पर तो है रीजन। ठीक है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जनरल सा वे बता दिया जैसे स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, बट तरीका क्या है, विदाउट राइम और रीजन का मीनिंग होता है जब आप किसी काम को बिना रीजन के करते हैं, कुछ नहीं पता क्या आपके दिमाग में आया, बस आपने कोई जल्दबाजी में कोई कदम ले लिया। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, विदाउट राइम और रीजन। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ ना। तो वो चीज किसी से मैच करती है, ना ही उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन रहता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बता दो एक बार फटाफट। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सॉरी, यहां पर
ये जो है पैराजंबल्स आपको दे दिए हैं। पैराजंबल्स क्या होता है, आपको 4 पार्ट दे देता है या 5 पार्ट भी दे देता है कई बार, आपको उन्हें एक ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, एक ऑर्डर में लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। अब इसको करने के लिए ऑप्शंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ऑप्शंस कैसे हेल्पफुल रहते हैं कि ऑप्शंस से एलिमिनेशन आपको मिल जाता है, बहुत इजीली आंसर मिलेगा। देखो कैसे करते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट कीप टैपिंग द पॉट। अब नेक्स्ट से शुरू हो गया तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब इससे पहले कुछ रहा होगा। अब इसमें दूसरे सेंटेंस में फाइनली आ गया। फाइनली मतलब ये तो आखिरी की बात कर रहा है। ठीक है, फाइनली मतलब ये तो आखिरी की बात कर रहा है ना। ठीक है, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब ये फर्स्ट थिंग ये पहली बात कर रहा है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, हो सकता है पहला सेंटेंस हो। द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रीपॉटिंग इज टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करंट पॉट। रीपॉटिंग मतलब जब आप किसी पौधे को दोबारा लगा रहे हो तो उसकी पहली चीज क्या होती है कि आप उसके जो करंट पॉट है, करंट जो गमला है उसमें से निकालेंगे उसे। ठीक है, रिमूव करेंगे। तो ये पहला हो सकता है। अब बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट जेंटली एंड टर्निंग द पॉट साइडवेज। तो ये निकालने की प्रोसेस बता रहा है। तो पहला जो सेंटेंस है दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, अब सी से शुरू होने वाले कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? सिर्फ एक है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास सिर्फ शुरू किससे हो रहा है? सी से शुरू हो रहा है। ये हमें सबसे पहले समझना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा पहला होगा। ठीक है, मान लिया पहला सेंटेंस मिल गया, उसके बाद ये बोल रहा है कि ये करना है बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट जेंटली एंड टर्निंग द पॉट साइडवेज। ठीक है, नेक्स्ट कीप टैपिंग ऑन द पॉट ऑन द ऑल साइड्स एंड द बॉटम यूनिट द प्लांट लूजन्स। ठीक है, फाइनली फिर वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको ऑप्शन में आंसर दिए गए हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्पफुल रहती है। एलिमिनेट करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी, दिक्कत नहीं होगी। बताओ भाई, समझ आ गया? कोई डाउट किसी प्रकार का? ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे आपने। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी होगी, तो वहीं से ढूंढते हैं। देखो, दीपू सेड टू रीना। ठीक है, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक। तो दीपू टोल्ड रीना, सबसे पहले तो ये चेंज होगा। सेड टू पास्ट है तो हमें सेड टू की जगह पर पास्ट ही देखना है। तो सबसे पहले तो देखो, यहां पर पास्ट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर पास्ट है और यहां पर फ्यूचर है। तो ये गलत हो गया और बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, ना कि हैड टोल्ड में। ठीक है, सेड टू को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टोल्ड में बदला जाता है, हैड टोल्ड में नहीं बदला जाता। तो हैड टोल्ड वाला ऑप्शन भी चला गया। आपके पास सीधा क्या ऑप्शन बचा? दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक। अब इसमें क्या होता है, आई जो है वो 2 3 1 अपॉन सन अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये रूल हम डिटेल में कहां पढ़ते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते। ठीक है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आएगा। तो नॉर्मली जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर से सॉल्व किया जाता है, ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स से। जिसको रूल्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो ग्रामेटिकल एरर्स निकाल सकता है, जैसा कि हमने यहां पर निकाले। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैसिव फॉर्म बताना है। तो हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन वो इनडायरेक्ट स्पीच का आता है और एक एक्टिव पैसिव का आता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। तो देखो, ही ड्रॉव द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरेन। जब आपको यहां पर ड्रॉव मतलब V2 मिल जाए, क्या मिल जाए? V2 मिल जाए। ठीक है, तो V2 से आप कैसे हेल्प करते हैं, कैसे समझते हैं चीज़ों को, मैं बताता हूं। V2 जब भी मिलता है इसका पैसिव फॉर्म वॉज या वर में होता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बेसिस पर ही आंसर करेंगे। देखो, यहां पर हैज़ बीन है, यहां पर इज़ है, यहां पर इज़ बीइंग है, यहां पर सिर्फ वॉज है। बताओ आंसर मिला या नहीं मिला? इजी आंसर मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही रूल्स हैं बिल्कुल सिंपल कि भाई आप
अगर एक्टिव पैसिव करना चाहते हैं तो आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। टेंसेस अच्छे से आएंगे तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो इनका जो फाउंडेशन है वो कहाँ मिलता है? टेंसेस में मिलता है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आपकी इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तो पंजाब मास्टर कोर्स 4.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं पंजाब में, ठीक है, उसमें जो इंग्लिश के पोर्शन आता है, कि क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है। बस उसमें मेहनत आपकी चाहिए होती है हमें, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग मिस्टेक वाला वर्ड आपको बताना है। थोड़ा सा आपके हिसाब से मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, टफ नहीं है, मॉडरेट है। इनिशिएट, कोई चीज़ आप इनिशिएट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। मीडिएट मतलब आप नेगोशिएटर बन रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। एग्रावेट, बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोवोक कर रहे हैं, ये भी ठीक है। टिटिलेट की स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एल आता है, याद रखिएगा, LLATE। तो स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका मीनिंग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको दिया गया अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। एक जो पीरियड है 2 वीक्स का, उसे क्या बोलते हैं? देखो, मंथ में 30 दिन होते हैं, डिकेड में 10 साल होते हैं, सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और 2 वीक्स फोर्टनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट, ठीक है। पीरियड ऑफ 14 डेज एंड 15 नाइट्स, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? फोर्टनाइट बोला जाता है। आरबीआई के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको फोर्टनाइट का थोड़ा सा आइडिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, इट इज ब्लैंक स्पेस टू सी सो मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल टू गो होम, ठीक है। हाँ जी, बताओ। यहां पर 4 ऑप्शंस है, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। सेवरिंग है, ठीक है, रीयूनाइटिंग है, रिलिशिंग है, हार्टनिंग है, ठीक है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सेवरिंग, सेव, बचाना, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, तो सेवरिंग नहीं है, इट इज सेवरिंग टू सी। हमें अच्छा लग रहा है देख करके, हमें खुशी हो रही है, तो रीयूनाइटिंग नहीं, इट इज रीयूनाइटिंग भी नहीं है, इट इज रिलिशिंग। हाँ, एक ये हो सकता है, दूसरा हार्टनिंग ये हो सकता है, ठीक है। हार्टनिंग का मतलब होता है कि दिल भर देने वाला है, ठीक है। हाँ, ये होता है हार्दिक, ठीक है। तो बताओ सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा? तो खुशी हो रही है, दिल भर रहा है आपका, क्या हो रहा है? हार्टनिंग, हार्टनिंग, होप मिल रही है कि भाई जो इंडियंस हैं वो माइग्रेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प कर रहे हैं तो मतलब ये क्या है? होपफुल है, होपफुल हार्टनिंग होता है हमेशा, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हम चूज करेंगे दैट विल बी डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया? वाई हमने रिलेशन क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि वो हैप्पीनेस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस नहीं, होपफुल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया, जंबल ऑर्डर में है। एक बार करने की कोशिश करिए इसे, देखते हैं कि आप क्या आंसर करते हैं। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, देखते हैं, बताओ फटाफट क्या यहां पर आंसर निकलेगा। हाँ जी, देखो यहां पर आपके पास वही है कि पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस चूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस, देन ही स्टार्टेड, ठीक है, देन ही स्टार्टेड, तो ये नहीं होगा। मोहन फर्स्ट इक्विप्ड, अब ये फर्स्ट तो आ गया तो ये पहला हो सकता है। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, तो ये तो मतलब बाद में हो सकता है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, तो मोहन में नाउन आ गया और फर्स्ट भी है, तो दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट सेंटेंस जब हम इसे एक करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में बी आ सकता है। बी कौन से में है? सिर्फ इसमें, ये आपका आंसर है फिर, ठीक है, यही आंसर है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, सेकंड सेंटेंस को मैच कर लो थोड़ा सा। मोहन फर्स्ट इक्विप्ड हिमसेल्फ, ठीक है, और उसके बाद देन आना चाहिए, तो देखो देन आया, बी ए, तो मतलब डन, ठीक है। इस तरीके से आप जंबल्ड सेंटेंसेस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड है दैट इज केयरलेस। केयरलेस होता है केयरलेस बेसिकली,
ठीक है, मीनिंग क्या होता है? केयरलेस। आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। जब हम इसका सिनोनिम चूज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन है, उनका चारों का मीनिंग तो पता होना चाहिए। इनएक्यूरेट सही नहीं है, ये गलत है। इनक्रेडिबल मतलब विश्वास नहीं है, तो केयरलेस और विश्वास ये अलग है। इनसेंसिटिव मतलब सेंस नहीं है, ध्यान नहीं देता किसी चीज का, तो ये है केयरलेस। इनएक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो सबसे सुटेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी क्या होता है? अट्रैक्शन। और यहां पर आपको क्या बताना है? एंटोनिम। ठीक है, क्या बताना? ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो इंक्लिनेशन भी यही है। ठीक है, वीकनेस डज नॉट रिलेट टू एफिनिटी। अवर्जन जो है वो इसका एंटोनिम है। ठीक है, डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग। ठीक है, हेट आप कह सकते हो। अवर्जन अवर्ट करना, डाइवर्ट करना, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो सही जो एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आने चाहिए आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड। क्या कह रहा है? इफ यू रेंट हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। देखो, इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। एज वेल एज और ऑल्सो दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, आप दोनों इकट्ठे यूज नहीं कर सकते, दोनों में से एक यूज करो, या तो एज वेल एज या फिर ऑल्सो। ठीक है, या तो एज वेल एज या फिर ऑल्सो। तो एज वेल एज को हटा दो, क्या लगाओ? ऑल्सो लगाओ, या फिर ऑल्सो को हटा दो, एज वेल एज को लगाओ। ठीक है, तो एरर जो है वो यहां पर है। देखो कहां पर दिया गया है। नियर योर ऑफिस नहीं, एज वेल एज ऑल्सो मनी हाँ, इट विल सेव यू टाइम नहीं, इफ यू रेंट अ हाउस। तो बी पोर्शन में आपके एरर है। ठीक है, बी को ठीक कर दो, मतलब दुख दूर हो जाएंगे। हाँ जी, चल, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आपको और सेशंस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सक्सेस टी पंजाब। तो आज हम लोग पंजाब के ज्योग्राफी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारे लोग जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप देखेंगे कि जो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स डिस्कस करें कि जो हमारा रिसेंटली जो स्टार्ट होने वाला है, जिसका बैच 19 फैब को लॉन्च हो रहा है। इससे रिलेटेड आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मास्टर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सारे ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, जो आपके पंजाब के कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बाद ये टाइम टेबल है, आप देखेंगे कि 11 AM से लेके 4:30 PM तक आपके क्लासेस हैं, और 11 से 1 PM में मैथ्स होगा, DIO और रीजनिंग होगा, और 1 से 2:30 में पंजाबी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके क्लासेस होगी, और 3 से 4:30 के बीच में पॉलिटी है, पंजाब जीके, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये तो शेड्यूल से एग्ज़ाम के लिए। बाकी इससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एस्पिरेंट, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ज्योग्राफी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इन विच स्टेट कैन द बाइगा ट्राइबल्स ग्रुप्स रिसेंटली फीचर्स इन द न्यूज़ बी फाउंड। तो बाइगा ट्राइबल्स आपको बताना है कि किस राज्य में बाइगा ट्राइबल्स मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स लिखें कि इसका राइट आंसर्स क्या होगा। तो बाइगा ट्राइबल्स आपको पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक ये मिलते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन में आप देखिए बिहार है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ और केरला है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो सी, 1 का सी इज द करेक्टली आंसर, 1 का सी राइट होगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाइगा ट्राइबल्स मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में कि इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां ट्राइबल का मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनजातीय लोगों का पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो आप बताएंगे, उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्राइबल्स रहते हैं। उसके अगर परसेंटेज में पूछ देगी सबसे अधिक ट्राइबल्स किस स्टेट में, परसेंटेज अगर, तो परसेंटेज वाला भी आपको ध्यान रखना है, और एक लोगों को काउंट किया जाए तो सबसे अधिक ट्राइबल की संख्या मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज में बात किया जाए तो सबसे अधिक ट्राइबल इंडिया में मिजोरम में है। तो ये भी ध्यान रखना है। और पूछे किस राज्य में ट्राइबल्स नहीं है, तो इसका आंसर पंजाब होगा।
पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर ट्राइबल्स लोग नहीं है। एक भी घर को जो सेंसेक्स 2011 हुआ था उसमें काउंट किया गया, एक भी ट्राइबल घर पंजाब में नहीं मिले हैं। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और यूटी में पौंडीचेरी, तो 2 यूटी में भी ट्राइबल नहीं है, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, और 2 स्टेट हरियाणा और पंजाब में भी ट्राइबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप ऐसे तैयारी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिब्रू सिखो नेशनल पार्क इज द नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क इज लोकेटेड। तो नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एग्जाम हो तो राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में है, कहता है कि डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क इज द नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क लोकेटेड, किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर और चौथा है वेस्ट बंगाल। तो सारे लोग जल्दी से बताइए कि डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। तो असम में बहुत से नेशनल पार्क है जिसमें डिब्रू सिखाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क असम का सबसे फेमस पार्क काजीरंगा है, आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रैनो के लिए फेमस है। रैनो के लिए फेमस है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत है जो खासकर एलिफेंट के लिए फेमस है। और रिसेंटली डिब्रू सिखाओ भी नेशनल पार्क है जो असम में है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। तो ध्यान रखना है कि डिब्रू सिखाओ नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल इज यूज एज ए इनलैंड वाटरवेज इन साउदर्न जर्मनी। तो कैनल्स में आपको खासकर बार बार स्विस कैनाल के ऊपर क्वेश्चन आता है, पनामा कैनल्स के ऊपर आता है, और ये हमने लिया है कि जर्मनी में इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटर कैनल्स है। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आपको करके जाना है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन में पहला स्विस कैनाल जो है, स्विस कैनाल किस प्लेस को कनेक्ट करता है, वेरी हर एग्जाम में पूछे गया है। स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करता है? पनामा कैनल किसको ज्वाइन करता है? पनामा कैनल। तो स्विस कैनाल, पनामा कैनल, और इसमें पूछता है कि साउदर्न जर्मनी में कौन सा कैनल है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको साउदर्न जर्मनी के बारे में पता हो जाए। फिर यूएस और कनाडा के बीच में कौन कौन से कैनल्स है और किस लेक को जोड़ते हैं। तो सारे कैनल्स का जो एग्जाम के में वेरी इंपॉर्टेंट है। और पंजाब में मैक्सिमम आप देखेंगे सरहिंद कैनल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग। तो कैनल्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों में आप करके जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैनल्स के ऊपर टॉपिक। तो इसमें पूछ रहा है कि स्विस कैनल आपको बताया कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से मेडिटेरियन सी, और ये आपको बताया कि अटलांटिक को एक तरह से पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो पनामा कंट्री का नाम है पनामा कैनल, जो अटलांटिक को पैसिफिक से कनेक्ट करता है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल इज, अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल इज यूज एज एन इनलैंड वाटर इन साउदर्न जर्मनी। पहला वोल्गा डॉन कैनल, शॉर्ट सैंटी मैरी कैनल्स, लुडविग्स कैनल्स, व्हाइट सी कैनल। तो राइट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, लुडविग्स। तो राइट आंसर मिलाइए, सभी लोग मिलाइए। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। 3 का सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो लुडविग कैनल जो है वेस्ट जर्मनी में है और बहुत ही फेमस है। तो ये तीसरा टॉपिक है जो कैनल्स के ऊपर, कैनाल के ऊपर, मैं नहरों के ऊपर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट से रिलेटेड है कि ज्योग्राफी में जो पंजाब में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्योग्राफी जो है करंट से। इस बार देखिए पेपर जो इंस्पेक्टर का हुआ था उसमें पूछ देते कैस्पियन सी के किनारे कौन कौन से कंट्री बसे हुए हैं। उसी तरह इजराइल जो कंट्री आपको पता है, न्यूज़ है बार बार इजराइल, आपको पता है कि लड़ाई अपने लड़ते रहता है। इजराइल कंट्री के चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है और इजराइल के लोग जो है यहूदी है जिनको ज्यूज कहते हैं। तो आप मैप पर देखेंगे जो इजराइल कंट्री है इसके आसपास कौन से कंट्री से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। दूसरा ऑप्शन है इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस। लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इराक, यमन। तो आपको बताना है कि इजराइल जो कंट्री है किस किस कंट्री से घिरा हुआ है। तो इजराइल बीच में है और उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है और बार बार इजराइल और मुस्लिम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एरिया को लेके बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और रिसेंटली अभी इजराइल न्यूज़ में है। आपको पता है ईरान जो है एक हमास जो आतंकवादी है उसको प्रमोट करता है जो इजराइल में अटैक करता है, और पाकिस्तान और इजराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इजराइल के बीच में जो कंट्री जुड़ा हुआ है ऑप्शन में देखेंगे तो लेबनान जुड़ा हुआ है, मैप पर देखिए लेबनान जुड़ा हुआ है, सीरिया जुड़ा हुआ है, जॉर्डन जुड़ा हुआ है और इजिप्ट जुड़ा हुआ है। तो सारे पहला ए इज द करेक्ट आंसर। तो करके जाना है कि इजराइल के बीच कौन कौन कंट्री जुड़ा हुआ है।
तो 4 का ए इज द करेक्ट आंसर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लार्ज कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील इज कॉल्ड। तो कॉफी के लिए ब्राजील बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड में सबसे अधिक कॉफी का प्रोडक्शन एक तरह से ब्राजील करता है। तो बताना है कि जो ब्राजील है, तो कहता है लार्ज कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील आर कॉल्ड। पहला है स्टेट कहते हैं कि स्टैनिक्स कहते हैं, कॉल्कोस कहते हैं कि फेजेंडास कहते हैं। तो कॉफ़ी के बारे में आप देखिए, कॉफ़ी के प्रोडक्शंस में दो चीज़ आपको समझना है। ये साउथ अमेरिका जो कंट्री, ब्राज़ील जो कंट्री है एक तरह से साउथ अमेरिका में कंट्री है, और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के प्रोडक्शन में इसका फर्स्ट रैंक है, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। तो इसका राइट आंसर होगा फेजेंडास। तो कॉफ़ी के एक तरह से वहाँ पर जो ब्रांचेस होते हैं, मतलब एक तरह से बागान होते हैं, उसको हम लोग फेजेंडा कहते हैं। और मैप पर आप देखेंगे जो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ये आपका ब्राज़ील कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। तो कॉफ़ी से एक और भी फैक्ट जुड़ा हुआ कि ब्राज़ील के बाद कॉफ़ी पोर्ट भी है। बार बार एग्जाम पे होता है, ब्राज़ील के बाद जो कॉफ़ी पोर्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका नाम सैंटोस है। तो सैंटोस है, तो सैंटोस, इसके बाद कॉफ़ी पोर्ट भी है, और वर्ल्ड में कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील सबसे टॉप है। अगर इंडिया में पूछे कॉफ़ी का प्रोडक्शन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है, तो आपको बताना है कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आई। द सिटी ऑफ डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो डिब्रूगढ़ जो सिटी है वो असम स्टेट्स में है, और बताना है कि डिब्रूगढ़ जो है किस रिवर के बैंक पर बसा हुआ है? इंडस, ब्रह्मपुत्रा की तीस्ता की मेघना। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिब्रूगढ़ के बारे में बताना है कि कौन सा से जुड़ा हुआ है। द सिटी ऑफ डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता की मेघना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डिब्रूगढ़ आपको बताया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर, आप देखिए ब्रह्मपुत्रा के बैंक पर डिब्रूगढ़ भी है और गुवाहाटी भी है। तो असम के दो बड़े सिटी है जिनका नाम है, एक का नाम है डिब्रूगढ़, एक का नाम है गुवाहाटी। तो असम का कैपिटल एक तरह से गुवाहाटी है, असम का कैपिटल ऐसे दिसपुर है। बाकी गुवाहाटी असम का बहुत बड़ा शहर है, और कभी गुवाहाटी भी कैपिटल होता था, अब दिसपुर कैपिटल है। तो डिब्रूगढ़ जो है एक तरह से ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पर है। और डिब्रूगढ़ के बारे में रिकॉर्ड है कि जैसे कि ब्राज़ील वर्ल्ड में कॉफ़ी के इधर कॉफ़ी कैपिटल होता है ब्राज़ील का, जो है ब्राज़ील में जैसे एक प्लेस है जिसका नाम है साओ पालो, जिसको कॉफ़ी एक तरह से कॉफ़ी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। उसी असम का जो असम इंडिया में टी के लिए बहुत ही फेमस है। असम एक तरह से चाय के लिए बहुत ही फेमस है, और चाय जो असम में मिलता है उसका नाम है ब्लैक टी। तो हम लोग जो घर में जो ज़्यादा चाय यूज़ करते हैं वो ब्लैक टी होता है, काली चाय होता है। और काली चाय आप जो देखेंगे जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, पीते हैं, वो सारा का सारा डिब्रूगढ़ से ही आता है। इसलिए डिब्रूगढ़ को हम लोग तो से टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की चाय की राजधानी डिब्रूगढ़ को कहा गया है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर है। तो डिब्रूगढ़ को एक तरह से टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। देखिए चाय के बागानों के लिए डिब्रूगढ़ बहुत ही फेमस है, खासकर ब्लैक टी के लिए। तो ये है पहला क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला बी इसका राइट आंसर होगा। एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर है, और इसको टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जो ब्लैक टी होता है वो एक तरह से डिब्रूगढ़ से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 7। कहता है द अलमाटी डैम इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ। जो अलमाती है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं, क्वेश्चन है कि किस राज्य में लाई करता है जो कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम बना हुआ है। तो डैम वेरी इंपॉर्टेंट है। डैम के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं, और डैम करके जाना है कि सारे एग्जामों में आप देखेंगे डैम पर एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज के जो सेशन में हम लोग लिए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी जो इंडिया एंड वर्ल्ड से है, और पंजाब के लिए 20 के 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंजाब में कोई भी एग्जाम आने है, जब पंजाब पुलिस का एग्जाम आए, किसी का भी पेपर आए, उसमें ये सबसे बड़ा रोल 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा प्ले करेगा। तो कहते हैं जो कृष्णा रिवर पर जो आपको होता है कृष्णा रिवर पर बहुत से डैम बने, नागार्जुन सागर बना हुआ, अलमाटी डैम बना हुआ है। तो कहता है कि आंध्र प्रदेश में लाई करता है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका की, तेलंगाना में, कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है। तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में होगा कि तेलंगाना की, महाराष्ट्र और कर्नाटका तो आपको नहीं होगा, आपको पता है। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज कर्नाटका। तो 7 का सी इज द, सॉरी कर्नाटका नहीं होगा, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में लाई करता है। तो आंध्र प्रदेश में अलमाटी डैम जो कृष्णा रिवर बना हो एक तरह से आंध्र प्रदेश में है, तो 7 का ए। और भी ध्यान रखना है कि कृष्णा रिवर पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से और भी थोड़ा तैयारी कर सकते हैं। कृष्णा रिवर और भी डैम बना हुआ जिसको बोलते हैं नागा अर्जुन सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंध्र प्रदेश में अलमाटी डैम जिसका नाम अब चेंज हो गया है, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इट, बहुत न्यूज में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो आजकल टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आता है और नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। तो टाइगर के ऊपर में क्वेश्चन आता है कि भारत में अभी बताया कि हमने अफ्रीका से चीता लाके कूनो नेशनल पार्क में, जो पंजाब के पेपर में रिसेंटली अभी पूछा गया कि कूनो नेशनल पार्क मैंने जो अफ्रीका और जो चीते लेके आए थे हमने किस नेशनल पार्क में रखा? मध्य प्रदेश का, तो कूनो नेशनल पार्क। तो अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर्स है, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कौन है, और टाइगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप देखें कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। तो अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है वो इंडिया का सेकंड सबसे बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है। किस राज्य में है सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का? अमराबाद टाइगर रिजर्व बिहार में है कि गुजरात में है कि झारखंड में है कि तेलंगाना में है? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सारे लोग कॉमेंट बॉक्स में राइट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में है, जिसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स डोमिनेटेड फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स। अब ब्लू माउंटेन्स का मतलब आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि ब्लू माउंटेन्स किस माउंटेन को ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, और ब्लू माउंटेन्स में कौन सा ट्राइबल मिलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट समझना कि ब्लू माउंटेन नीलगिरी जो नीलगिरी हिल्स है दक्षिण भारत का, तो नीलगिरी हिल्स को हम ब्लू माउंटेन कहते हैं, और नीलगिरी हिल्स में कौन से ट्राइबल मिलते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो बताना है कि आपने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नीलगिरी हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, और इसके सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा। और नीलगिरी हिल्स में आपको बताया, हमने डिस्कशन भी किया था पिछले लेक्चर्स में कि यहां पर जो वन मिलते हैं उनको 16 के वन कहते हैं, जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। तो नीलगिरी हिल्स में कौन सा ट्राइबल मिलता है? लंबादास, गोंड्स, जारवास की टोडास। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा टोडास। तो टोडास ट्राइबल्स नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। टोडास लोग जो खासकर वैल्यू रखते हैं, और ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। और नीलगिरी आपको पता है कि तमिलनाडु में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द इवेंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ए कंट्री इज रिलेटेड टू। तो कहता है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10, द इवेंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ए कंट्री इज रिलेटेड टू डैश। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो इवेंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 पहला कहता है डिप फॉल इन टोटल पॉपुलेशन, जनसंख्या का घटना। इंक्रीज इन वर्किंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, माने काम करने वाले लोगों की संख्या का बढ़ जाना। फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लोगों के एक तरह से आयु में कमी आना। और इंक्रीज इन सेक्स रेशियो, माने लिंग अनुपात का बढ़ जाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? जिसमें कह रहा है कि डेमोग्राफिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यह ध्यान रखना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो सारे लोग मिलाइए, इसका राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन वर्किंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। माने पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इंक्रीज इन वर्किंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोन रिवर। अब आपको बताओ नहीं, ये जो सोन रिवर के ऊपर ये स्टेटमेंट है, थोड़ा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी करेंगे। पहले तो हमने क्वेश्चन आपके दो तरह के एग्जाम आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो वन लाइनर होता है और एक स्टेटमेंट बेस्ड होता है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी कराना है कि आप दोनों तरह से तैयार है, जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप दोनों क्वेश्चन के टाइप्स को करके जाइए। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड भी आता है, एक तो सिंपल सा पूछते 4 ऑप्शन देते हैं, और एक स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ये भी आपको प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है कि आप यूज टू हो जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोन रिवर है, तो सोन रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी को याद करने का तरीका है कि कुछ रिवर गंगा से लेफ्ट से मिलती है और कुछ रिवर राइट से मिलती है। जो रिवर राइट से मिलती है उसको हम लोग याद करने का तरीका है यशोदा, SO, सोन। तो राइट से सबसे बड़ी नदी मिलने वाली यमुना है, और यमुना के बाद सबसे बड़ी नदी जो यमुना को एक तरह से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, और सोन को एक तरह से गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। और सोन, जैसे यमुना गंगा को आपको पता है कि यूपी के प्रयागराज में ज्वाइन करती है, यूपी के प्रयागराज में ज्वाइन करती है, प्रयागराज, ऑप्शन इज पी, प्रयागराज में जुड़ती है। उसी तरह सोन जो रिवर है पटना में गंगा को ज्वाइन करती है, बिहार की कैपिटल पटना में ज्वाइन करती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट ऑरिजिनेट नियर द अमरकंटक हिल्स, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है। एक कोर्स कवर टोटल 3 स्टेट, मतलब 3 राज्यों की ये कोर्स कवर करती है। और घड़ियाल आर फाउंड इन द सोन रिवर, घड़ियाल जो होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, इस सोन रिवर में मिलते हैं। तो 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि 1 सही है कि 2 की 1 2 3 की नॉन ऑफ दिस। तो आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करवाना है कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने के भी यूज टू हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन में देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला आपका ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोर्स रिवर 3 स्टेट यहां पर नहीं होगा। 21 किस राज्य से क्रॉस करती है, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये मध्य प्रदेश से राइज करती है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार से क्रॉस करती है। तो आपको पता नहीं किस किस राज्यों से फ्लो कर रही है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये भी 3, ये भी सही है। और फिर कर रहा है घड़ियाल आर फाउंड इन सोन रिवर, ये भी सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 11 का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश से यूपी, यूपी से बिहार, और बिहार में पटना के पास ये गंगा मिल जाती है और इसमें घड़ियाल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, कॉन्सिडर द, कहता है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग। अब ये 4 जो आपके दिए हुए हैं पॉइंट्स, पहले है कहता है क्लियर स्काई एंड राइजिंग टेम्परेचर, आसमान का साफ होना और तापमान का बढ़ जाना। ऑपरेसिव वेदर, मैंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी को होने कहते हैं, घुटन वाली गर्मी को एक तरह से हम लोग कहते हैं ऑपरेसिव वेदर। कहता है साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द लो प्रेशर ट्रफ इन द प्लेन्स ऑफ गंगा, गंगा प्लेन की तरफ एक तरह से लो प्रेशर का शिफ्ट हो जाना, निम्न दाब का। रेनफॉल ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट, और बारिश होना साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर। ये कौन सी घटना है, पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन अबव। ब्रेकिंग इन मानसून, मानसून में रुकावट आ जाना, समर सीजन एंड एल नीनो ईयर की रोटेटिंग मानसून, ये किसकी घटना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, ये जो चारों घटना है किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेक इन मानसून, समर सीजन की एन एल नीनो ईयर की रोटेटिंग मानसून, किससे जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये चारों के चारों जो इवेंट है, घटना है, वो किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रोटेटिंग मानसून। अब रोटेटिंग मानसून का मतलब होता है कि आपको पता है कि मानसून जो है, जो मानसून है जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है, और जिस मानसून से पूरे भारत में बारिश होती है उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। जो मानसून की हवा है वो 1 जून को भारत आती है और पूरे जुलाई और अगस्त में भारत में बारिश होती है, जुलाई और अगस्त। तो 2 मंथ बहुत ही बारिश होती है, जुलाई और अगस्त।
अगस्त के बाद क्या होता है कि 15 सितंबर के बाद जो मानसून की हवा है वो क्या होता है कि नॉर्दर्न इंडिया से लौटना स्टार्ट करती है। जब मानसून की हवा 15 सितंबर के बाद भारत माने नॉर्दर्न इंडिया से लौटना स्टार्ट करेगी तो आसमान साफ और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, माने गर्मी की ज़्यादा एहसास होगी। अप्रेसिव वेदर की आसमान में बहुत पानी होते हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी आपको बहुत ज़्यादा आएगी, चिपचिपा टाइप की आपकी ह्यूमिडिटी बहुत होगी और लो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा और साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर बारिश होगी, माने इसका मतलब तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश होगी। तो इसका राइट आंसर होगा रोटेटिंग मानसून, जिसको हिंदी में कहते हैं लौटते हुए मानसून। तो लौटते हुए मानसून से बारिश, ये सारी घटना रोटेटिंग मानसून, जिसको लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 13, कहता है विद द रेफरेंस टू द कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर आपको पता है कि दक्षिण की रिवर है कावेरी, जिसको गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। आपको यह समझना है कि गंगा, जैसे गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा और कावेरी रिवर को कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। तो आप ट्रांसलेट मत कीजिए, तो दोनों अर्थ का मीनिंग क्या होता है। कावेरी रिवर कहता है इट राइज फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट से निकलती है, पहला ऑप्शन। इट कवर द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूटी ऑफ पौंडीचेरी। It thrice fork into two streams and reunites among the island, दो आइलैंड बनाती है, श्रीरंगपट्टनम और श्री सुंदरम, ये दोनों आइलैंड कर्नाटका में है। और कहता है कि श्रीरंगम आइलैंड जो बनाती है वो तमिलनाडु में बनाती है। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं कावेरी रिवर्स पर। पहला कहता है हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट करेक्ट, पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीनों के तीनों सही है कि नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो कावेरी रिवर आपको पता है कि वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये तीन राज्यों से एक यूटी से, ये भी करेक्ट है। और ये दो आइलैंड बनाती है कर्नाटका में, एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान का कैपिटल रहा था। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, टीपू सुल्तान इसको अपना कैपिटल बनाया था। और शिव सुंदरम में एक वाटरफॉल है जो आइलैंड्स के रूप में भी डेवलप है, और श्रीरंगम आइलैंड तमिलनाडु में। इसका मतलब 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 14। अब कहता है विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड सॉइल डे 2023। अब वर्ल्ड सॉइल डे जो 2023 में सेलिब्रेट किया गया यूएनओ के द्वारा, कंसीडर द फॉलोइंग ड्यू टू द एफर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 5। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वर्ल्ड सॉइल जो डे है वो हम हर साल हम लोग 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है दिस ईयर का थीम क्या था, दिस ईयर थीम इज द सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, दूसरा इसका ऑप्शन है। तो बताना है कि 1 सही है कि 2 सही है कि बोथ 1 एंड 2 कि नाइदर 1 और नाइदर 2। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 विच द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो पहला स्टेटमेंट की स्टडी करने से पता लगता है कि वर्ल्ड सॉइल डे एकदम सही है कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है, करेक्ट। और इस बार का 5 दिसंबर 2023 को वर्ल्ड सॉइल डे बनाया गया। और वर्ल्ड सॉइल का मतलब होता है कि मिट्टी को, जो हिंदी में मृदा कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। और दूसरा कहता है कि सॉइल एंड दिस ईयर थीम इज सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। सॉइल, मिट्टी और पानी दोनों एक तरह से लाइफ है, जिंदगी है। ये भी इस बार का सॉइल का डे था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 15। अब 15 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेक्स। झील के ऊपर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेक इन इंडिया। लेक के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है पहला लेक कहता है कि उलर लेक। उलर लेक आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कहता है कि उलर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिप्रेशन, माने माउंटेन को हटने से वहां गड्ढा बन गया, स्ट्रक्चरल डिप्रेशन से बना है, पहला ऑप्शन है। कुल्लू लेक इज फॉर्म ड्यू टू द हॉलो बिटवीन द डेल्टास, माने 2 रिवर के बीच में इसका फॉर्मेशन हुआ है, गोदावरी और कृष्णा। और लेक इन नैनीताल इन द कमाऊ हिमालय आर फॉर्म बाय द फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का मतलब कि माउंटेन के हटने से बीच में गड्ढा का निर्माण हो गया, फॉल्टिंग से निर्माण हुआ। तो बताना आपको क्या है। तो पहला जो लेक का जो टाइप है, जैसे बार बार क्वेश्चन होता है कि जो उलर लेक जम्मू एंड कश्मीर का फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है,
वो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का बना है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद कोल्लूरू लेक गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में एक गड्ढा बन गया जिससे बना है, ये भी सही है। और नैनीताल माउंटेन में फॉल्टिंग का मतलब कि माउंटेन के आगे पीछे होने से इसका फॉर्मेशन है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको रखना है कि उलर लेक है, आपको पता है कि फ्रेश वाटर लेक है, तो पूछे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो उलर लेक है। और उलर लेक के बारे में यह है कि झेलम रिवर जो है उलर लेक के मिडिल से क्रॉस करती है। जो झेलम रिवर है इसके बीचों बीच फ्लो करती है, झेलम रिवर इसी लेक से होकर फ्लो करती है। कोल्लूरू लेक है जो आपको याद रखना है कि गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी मीठे पानी का झील है। और नैनीताल आपको पता है कि जो एक तरह से नैनीताल में है और ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में लाई करता है स्टेट में, और ये भी एक तरह से हिमालय का, एक तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 15, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, कहता है कि कॉन्सिडर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बताया, तो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट है, 7 सिस्टर्स और 7 सिस्टर स्टेट से। कहता है कि द मिजोरम, जो मिजोरम, ये आपका जो मिजोरम स्टेट है, कहता है मिजोरम शेयर द बॉर्डर विद द बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल एंड म्यांमार, म्यांमार इधर लाई करता है, तो एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मिजोरम शेयर द बाउंड्री विद द बे ऑफ बंगाल, एकदम पहला ऑप्शन इज करेक्ट। त्रिपुरा शेयर द बॉर्डर विद द बांग्लादेश, त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। फिर मेघालय के साथ जुड़ा हुआ है, मेघालय के साथ भी त्रिपुरा जुड़ा हुआ है। फिर असम के साथ जुड़ा हुआ है, ये रहा असम से भी जुड़ा हुआ है, एंड मिजोरम के साथ त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, ये मिजोरम के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो दूसरा भी सही है। असम डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द सिक्किम, जो असम है वो सिक्किम के साथ नहीं जुड़ा है, एकदम सही है। असम डज, ये भी सही है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। असम डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद द सिक्किम, तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करना है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। वन, इसके थोड़ा सा करेक्शन हम लोग यहां पर करेंगे, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3, तो इसका आंसर बी बना लीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, करेक्शन कर लेना आपने। क्वेश्चन नंबर आइए 17, कहता है भोर मोदो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ टाइगर रिजर्व रिसेंटली इज लोकेटेड इन। तो भोरो मैदो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको टाइगर का एक तरह से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है रिसेंटली, वो किस राज्य में है। तो इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व है, उसमें से एक टाइगर रिजर्व ये भी है जिसका नाम है भोरो मादो। ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जिसको टाइगर का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो किसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की झारखंड, तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो ये भोरो मोदो है टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको रिसेंटली टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 18, कहता है कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब है कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट का एक टाइप होता है जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, तो ये सारे क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के रिजर्व है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो कोस्टल इलाके में आप देखें समुद्र के तट पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको मैंग्रोव्स कहते हैं। और ये एक तरह से क्या कहते हैं, जब सुनामी आता है, ये पानी को एक तरह से पानी से सुनामी अब जो आता है, जैसे समुद्र का कोई पानी आता है तो ब्लॉकेज के रूप में काम करते हैं, तो कोस्टल इलाके को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मिलता है, और वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक ट्री मिलता है जिसको सुंदरी कहते हैं, और उसी का नाम पर सुंदरबन का डेल्टा भी बना हुआ है। तो कहता है कि जो पहला मैंग्रोव फॉरेस्ट है पिचवरम, क्या पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश में है, लोकेशन बता रहा है। बारातांग कहाँ पर है, भितरकानिका कहाँ पर है, और रत्नागिरी कहाँ पर है। तो कहता है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 एंड 4 कि 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सोच समझ के देना, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके लोकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, और आपको पता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल इलाके को एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
तो आइए क्वेश्चन करें, द पेचोरम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत है, ये तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु इलाके में। दो बारातंग है, बारातंग जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल नहीं है, अंडमान निकोबार में है। भितरकानिका उड़ीसा में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इसका मतलब 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर्स, 3 and 4। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता लग गया, जो आप देखेंगे सबसे अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और केरला, मतलब 10 राज्यों में मैंग्रोव फॉरेस्ट का विस्तार है जो समुद्र के तट के किनारे हैं। जो पिचवरम है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। और बारातंग जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो वेस्ट बंगाल में नहीं है, वो अंडमान एंड निकोबार में है। तो करेक्ट आंसर इज 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। सी मिलाइए, सी इज द करेक्ट आंसर। 3 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 19। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर डिसकंटिन्यूटी बिटवीन। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी है, अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक टॉपिक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जहां से बार बार क्वेश्चन, जो पृथ्वी है वो 3 लेयर से बनी है। एक को क्रस्ट कहते हैं, यह मेंटल है, और एक कोर है। जो क्रस्ट है इसके भी 2 पार्ट, मेंटल के भी 2 पार्ट, कोर के भी 2 पार्ट है। अब इन दोनों को, जो दोनों पार्ट को अलग करने के लिए डिसकंटिन्यूटी का एक टर्म यूज किया जाता है। अब पूछ रहा है कि मोरविक जो डिसकंटिन्यूटी है क्या अपर और लोअर मेंटल के बीच में, और कहता है गुटेनबर्ग क्रस्ट और मेंटल के बीच में है कि लेहमैन इनर और आउटर के बीच में है। तो बताना है कि 1 सही है कि 2 है कि 3 कि तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी डिसकंटिन्यूटी पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेक्शन है हमने इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पर क्वेश्चन पिक किया है, जिसमें इंडिया के साथ वर्ल्ड का भी हम लोग कर रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हमें करके जाना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो पंजाब में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी टाल देते हैं। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हमें डिस्कशन करना है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो मैप पर देखिए, जो मॉर्विक है, मॉर्विक डिस्कंटिन्यूटी मिलता है लोअर क्रस्ट। जो मॉर्विक होगा वो मिलेगा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में। इसका मतलब क्रस्ट के 2 पार्ट है, पहला है लोअर है और अपर। तो लोअर और अपर 2 भाग में डिवाइड है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, लोअर यहां पर होगा, यहां पर गलत लिखा है, यहां पर लोअर की जगह अपर मेंटल होगा, और यहां पर होगा लोअर होगा। तो पहला आपका गलत है। फिर गुटेनबर्ग, जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो मिलता है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में मिलता है, आउटर कोर। ये भी गलत है। जो लेमैन है आपको पता है इनर कोर के 2 पार्ट है, एक को इनर कोर कहते हैं, एक को आउटर कोर कहते हैं। तो लेमैन का करेक्ट है, इसलिए 3 इज ओनली करेक्ट आंसर्स। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट मेंटल को, क्रस्ट के भी 2 पार्ट है, मेंटल के भी 2 पार्ट है और कोर के भी 2 पार्ट है। 2 कोर के बीच में जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी का नाम लेहमैन होता है। तो 3 इज द राइट आंसर। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। सारे लोग सी मिलाइए। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ से एक क्वेश्चन बार बार है कि मोहर डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है। तो आपको करके जाना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब फॉरेस्ट डाटा 2021 के जो डाटा है, रिसेंटली आपको हर 2 साल के बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। अब 2021 के डाटा के ऊपर एक क्वेश्चन है, कहता है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज 24.6% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। पहला ऑप्शन कर रहा है। मिजोरम हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय द एरिया अमंग द स्टेट्स, and Madhya Pradesh has the largest forest cover as a percentage of total geographical area of the country. आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 20,
अब क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना है कि इसका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला जो डाटा कह रहा है कि इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कितने हैं, पहले आप देखिए टोटल फॉरेस्ट कितने हैं। पहला डाटा कह रहा है टोटल फॉरेस्ट इन इंडिया। तो टोटल फॉरेस्ट आप देखेंगे भारत, पहला तो स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर दो कंफ्यूजन कहता है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, एरिया यहां पर एक दिया हुआ और यहां पर एक दिया हुआ परसेंटेज। ये दो आपको टेक्निक ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 सही है, बाकी ये दोनों गलत है। कैसे? अगर एरिया पूछ रहा है कि कौन सा भारत का राज्य है जिसने कुछ एरिया को रिजर्व कर रखा सिर्फ फॉरेस्ट के लिए, तो मिजोरम की जगह मध्य प्रदेश होगा। तो खाली डाटा चेंज हो गया। यहां पर अगर मध्य प्रदेश आया तो राइट स्टेटमेंट 2 सही हो जाता। परसेंटेज में पूछ रहा है कि कौन होगा, तो इसका आंसर मिजोरम होगा, मिजोरम। और दोनों में अगर बात किया जाए, अगर सबसे टॉप पर अगर एरिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के पास है और सबसे कम फॉरेस्ट पूछा जाए तो हरियाणा और पंजाब के पास है, हरियाणा पंजाब। परसेंटेज में भी सेम चीज, हरियाणा और पंजाब। तो भारत में आप देखेंगे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में अगर देखेंगे तो राइट आंसर मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश होगा। परसेंटेज में बात करेंगे तो इसका आंसर मिजोरम होगा, सबसे नीचे हरियाणा और पंजाब है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट 20 का 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज ओनली राइट्स। तो फॉरेस्ट के ऊपर जो डाटा है ये करके जाना है। फॉरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और हर 2 साल के बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है जो आपको करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अब ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट जो है, अगर पूछे कि सब फॉरेस्ट में जो आपको कुछ डाटा इंपॉर्टेंट बता दे, तो एरिया आपको खाली कंफ्यूजन है। एरिया अगर पूछ रहा है तो आप बताइएगा डायरेक्टली मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो आपने बताना है मिजोरम, और दोनों में नीचे हरियाणा और पंजाब। तो ये हमने आज का जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया इंडिया एंड वर्ल्ड से, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कैसे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस को देखा और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कशन किया। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और फिर आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं और साथ में डिस्कशन भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।